सुनील सर, ये जो हालात बने हैं निश्चित तौर पे अभी भारत के लिए कितने मुश्किल हालात हैं ये, क्योंकि जस्ट केवल तेल ही नहीं, अगर हम विदेश नीति की बात करें तो उस लिहाज से भी भारत कितनी मुश्किल में पड़ेगा। धन्यवाद राम प्रकाश जी। नहीं, बिल्कुल भारत के लिए एक संकट की स्थिति होगी कि वो ईरान के साथ जाए या इजराइल के साथ जाए। ईरान से भी हमारे अच्छे संबंध रहे हैं, तेल हम उनसे लेते रहे हैं, और हाल के वर्षों में तो इजराइल के साथ भी बहुत अच्छे संबंध हुए हैं। इजराइल हमास के संघर्ष में भी अगर आप याद कीजिए तो एक बार लग रहा था कि भारत सरकार इजराइल के साथ खड़ी हो जाएगी, जबकि फिर बाद में संशोधन हुआ, फिर फिलिस्तीन के साथ हम खड़े हुए दिखाई पड़े। तो ये एक संकट तो हो गया, लेकिन ये बहुत अंतर्राष्ट्रीय समस्या पैदा हो जाएगी। आप सोचिए कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। कितने प्रतिबंध झेले हैं उसने, तमाम तरह के आर्थिक प्रतिबंध उससे झेला, लेकिन वो अपने परमाणु कार्यक्रम से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हुआ। यूएस के साथ उसकी बातचीत खत्म हो गई 2018 के बाद, जाकर के अब जाके कहीं दोनों के बीच में कोई वार्ता हुई है, और लेकिन वो अपने परमाणु कार्यक्रम से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। मेरा अपना मानना है कि पश्चिमी देशों या बड़े देशों ने ही तमाम देशों को अपने परमाणु कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए मजबूर किया है। यूक्रेन और रूस की लड़ाई सबसे बड़ा एक कारण मैं देखता हूं, जिसमें तमाम देश सोचने लगे कि उनके पास अगर परमाणु शक्ति होगी तो ज्यादा सुरक्षित है, और उन्हीं देशों के साथ ये बड़ी ताकतें उलझना नहीं चाह रही हैं जो परमाणु शक्ति संपन्न है। अगर आप याद कीजिए कि यूक्रेन अपने परमाणु कार्यक्रमों को चला रहा था, उसके ऊपर कितने दबाव डाले गए, और उसको अपने परमाणु कार्यक्रमों से हटने के लिए विवश किया गया। अंततः वो हट भी गया, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ कि एक तरह की जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा उसको मिलनी चाहिए थी, चाहे एक जो रूस के साथ उसको जो सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली। क्या अगर यूक्रेन के पास परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र होता यूक्रेन, तो क्या रशिया साहस कर पाता क्या किस तरह से 3 साल तक लड़ाई चलाता रहता? तो ये इस तरह की घटनाएं भी तमाम देशों को मजबूर कर रही हैं कि वो अपने परमाणु कार्यक्रमों को जारी रखें। हालांकि ये जो हमला हुआ है इजराइल का, इससे ईरान के इस कार्यक्रम को बहुत आघात लगा। वो जितनी उसकी तैयारियां थी या जिस तरह से उसने प्रगति हासिल की है, उसमें निश्चित रूप से उसको बहुत नुकसान पहुंचा है। लेकिन ईरान क्या करेगा? ईरान अभी केवल धमकी दे रहा है कि वाकई हमला करेगा, और अगर हमला करेगा तो इजराइल की प्रतिक्रिया क्या होगी? फिर इन दोनों के संघर्ष के बढ़ने पर पश्चिम एशिया की स्थिति क्या बन जाएगी? अंतर्राष्ट्रीय ताकतें कैसे उसमें शामिल होंगी? इसका असर दुनिया के पैमाने पर क्या होगा? ये बड़ा सवाल है। तो केवल ये भारत के सामने का सवाल नहीं है। भारत के सामने तो साफ साफ संकट है कि किसके साथ खड़ा। पहले की गुटनिरपेक्ष आंदोलन का दौर तो है नहीं। उस दौर में भारत की स्थिति ये थी कि किसी के साथ भी नहीं खड़ा होता था, अपनी उसकी एक ताकत थी, और इस पूरे आंदोलन में ढेर सारे देश होते थे जिनका कम से कम 60 पार होते थे, जिनका दबाव भी होता था। आज तो हालात बदले हुए हैं। तो यह भारत के सामने इस संकट की स्थिति नहीं है। भारत के सामने और भी दबाव है कि वो इस संघर्ष को आगे न बढ़ने दे। भारत जैसे तमाम ताकतों के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ेगी। अगर यह युद्ध बढ़ा, ईरान ने भी हमला किया, फिर प्रतिकार में फिर इजराइल का भी हमला हुआ, फिर ये दोनों देश सैनिक संघर्ष में शामिल हो गए, तो आज जो आप हमास के साथ स्थिति देख रहे हैं उससे विकट स्थिति होगी। क्योंकि हमास तो एक आप कह सकते हैं कि कोई एक पूर्ण रूप से एक राज्य की स्थिति उसकी नहीं है, लेकिन ईरान तो एक मजबूत राष्ट्र है, उसकी आर्थिक क्षमता भी बेहतर है, और वो उसकी परमाणु ताकत इस समय कितनी है कितनी नहीं है, लेकिन नुकसान तो उसको ज्यादा ही हुआ। क्या होगा? और इजराइल है। तो इस संघर्ष से अंतर्राष्ट्रीय दुनिया जगत प्रभावित होगा। अंतर्राष्ट्रीय जगत की शांति के सामने संकट पैदा होगा, और यह दुनिया के तमाम जो भाषा डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं वो भाषा नहीं होनी चाहिए। आप धमकी देने वाले शब्द की ईरान के पास बड़ी ताकतें हैं, अरे इजराइल के पास बहुत ताकत है, दुनिया के बहुत सारे खतरनाक आयुध आप तैयार करते हैं, तो क्या दुनिया चलेगी नहीं? क्या आप कहीं चलाना चाहते हैं इसको? ये एक शांति बहाली जिसकी बात करते रहे हैं बड़े देश, शांति बहाली आप युद्ध के माध्यम से हासिल नहीं कर सकते, या इस तरह की धमकी देकर के आप न्याय हासिल कर सकते। आप ईरान पर तमाम प्रतिबंध लगा दिए अमेरिका ने, बहुत सारे सालों साल लगाए रखे,
क्या हुआ? ईरान ने अपने कार्यक्रम को रोक दिया? क्या उसके यहाँ कोई भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई? वह अपने राष्ट्रीय कार्यक्रमों को संचालित नहीं करता रहा? तो ये पूरी दुनिया के लिए सोचने का सवाल है, और निश्चित रूप से सभी देशों को मिल करके इसका समाधान ढूंढना चाहिए। यह संघर्ष बढ़ेगा तो मेरा मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ेगा और तमाम देशों के सामने स्थिति पैदा होगी कि वो क्या करें। जी सुनील सर, इजराइल का अभी जैसा अनिल से जिक्र कर रहे थे, और वैसे भी सामान्य तौर पे ये आरोप लगते रहे हैं कि इजराइल से भी जो संबंध बढ़े वो अडानी जी के धंधे को लेकर के बढ़े। प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी जी ने जो संबंध बढ़ाया उसमें अडानी एक प्रमुख फैक्टर के तौर पर सामने आए थे। अब जब हालात ऐसे हैं तो फिर अडानी जी के अगेंस्ट जाकर के अपने पुराने साथी ईरान के साथ खड़े होने की स्थिति में हैं हमारे प्रधानमंत्री। नहीं, इजराइल के साथ भारतीय संबंध केवल अडानी तक ही सीमित नहीं है। पेगासस कहां से आया था? इस सरकार का भी अपना एक इंटरेस्ट रहा है, और इजराइल के साथ केवल अडानी का तो जो है सो ही है, इसके अलावा भी मतलब एग्रीकल्चर के नाम पर, टेक्नोलॉजी के नाम पर, इंटेलिजेंस के नाम पर तमाम तरह के सरकारी प्रयास होते रहे हैं जो पहले नहीं था। और इजराइल की आक्रामकता को लेकर के भारत सरकार का एक स्टैंड लगातार रहा है, वो हमेशा फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा है भारत। लेकिन हाल के दिनों में क्या स्थिति हो गई? इतने साल से लड़ाई चल रही है, हमास के साथ कौन खड़ा दिखाई पड़ रहा? केवल जवानी जमा खर्च हो रहा है, और क्या हो रहा है? और आज इजराइल की नाराजगी ईरान के साथ केवल इतनी नहीं है कि परमाणु शक्ति बन रहा था, इस हमास वाले मुद्दे पर भी अकेली आवाज आपको ईरान की सुनाई पड़ रही थी, और कौन बोल रहा था उसके पक्ष में? पूरी की पूरी मानवता की हत्या हो रही है गाजा में, कौन क्या कर ले रहा है? मतलब कहीं होता है कि शरणार्थी शिविरों पे हमला हो जाए, जो राहत सामग्री लेके जा रहे हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, राहत सामग्री की आपूर्ति रोक दीजिए, बिजली पानी रोक दीजिए, ये कहीं होता है क्या? आप किस दुनिया में जी रहे हैं और कैसी दुनिया बनाना चाहते हैं? बावजूद इसके अपने को सभ्य कहने वाले, ताकतवर कहने वाले देश चुप है। तो ये ईरान की जो स्थिति है, ईरान तो इन तमाम पश्चिमी देशों और अमेरिका जैसे देश के खिलाफ भी पूरी तरह से उनके प्रतिबंधों के बावजूद बुलंदी के साथ खड़ा और आगे बढ़ रहा है। अब ये लेकिन जरूर है कि उसके तमाम सतर्कता के बावजूद उसके तीन सेना प्रमुख मार दिए जाए, इंटेलिजेंस का प्रमुख मार दिया जाए, सुरक्षा का सलाहकार मार दिया जाए और उसके घर में मार दिया जाए। ये कोई मिसाइल से हमला नहीं हुआ है। ये तो इजराइल ने जिस तरह की घुसपैठ की है इस पूरे मामले में, ये चौंकाने वाला है और ईरान को सोचना चाहिए। लेकिन यह जरूर है कि यह भी पश्चिमी देशों के लिए एक जीने मरने का सवाल है कि अगर वह गाजा में चल रहा अभियान, ईरान पे चल रहा अभियान, लेबनान के खिलाफ इजराइल की गतिविधियां, ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि ये पूरा का पूरा पश्चिमी देश यह इसको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि वह अपनी सुरक्षा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। एक शरणार्थी देश के रूप में विकसित हुआ इजराइल, क्या वह पूरे के पूरे पश्चिमी देश मध्य पूर्व में कब्जा करके रहेगा या इस देश में अपने अस्तित्व में रहेंगे? पाकिस्तान, अमेरिका का पूरा सहयोग है। अमेरिका ने अभी 24 घंटे पहले ही एक मध्य पूर्व के अपने दूतावासों से अपने कर्मचारियों को बुला रहा था और अपने नागरिकों को देश जहां जहां है वो मध्य पूर्व में उनको छोड़ के चले जाने के निर्देश दिए थे। जो सैन्य बल उनका मौजूद है उसको कहा था कि आप सुरक्षित रहिए। ये क्यों कहा था? कोई भूकंप आ रहा था वहां क्या? क्यों कहा आपने? और अगर आप ये कहते, ये डोनाल्ड ट्रंप जिसने अपनी पूरी की पूरा अपना चुनाव प्रचार अभियान चलाया था युद्ध को रोकने के लिए, शांति की बहाली के लिए, ये नारा दिया था ना। और यह व्यक्ति किसी युद्ध को नहीं रोक पा रहा है। गाजा के पर लगातार हमले हो रहे हैं, कुछ किसके असला है? कौन अस्त्र भेज रहा है? कहां से इजराइल को इतने हथियार मिल रहे हैं? क्या अमेरिका अगर न खड़ा हो इजराइल के पक्ष में तो क्या इजराइल इस तरह का युद्ध चला सकता है क्या? एक केवल एक ढकोसला है। और अब पूरा का पूरा जो ये इजराइल का युद्ध है उसमें अमेरिका उसके साथ है। गाजा के खिलाफ जो संघर्ष चल रहा है अमेरिका उसके साथ खड़ा है। भारत के साथ निश्चित समस्या है। भारत और ईरान के संबंधों की आप कल्पना इस तरह से कीजिए कि 1947 में हम आजाद हुए और ईरान के साथ हमारे द्विपक्षीय समझौते 1950 में हो गए। जवाहरलाल नेहरू के जमाने में समझौता हो गया था आपसी सहयोग का। और कोई भी प्रधानमंत्री, मैंने आप सोचिए कि लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, नरसिम्हा राव,
अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, सबके सब ईरान की यात्रा पर गए। केवल राजीव गांधी, मुझे जहां तक याद है, राजीव गांधी और लाल बहादुर शास्त्री, ये दो प्रधानमंत्री ईरान की यात्रा पर रहेंगे अपने अपने कार्यकाल में। बाकी सब गए हैं, लंबी लंबी यात्राएं की हैं और अधिकांश द्विपक्षीय यात्राएं हैं। केवल मनमोहन सिंह जी की एक यात्रा हुई थी जो गुटनिरपेक्ष देशों के सम्मेलन में शामिल होने के लिए हो गए थे ईरान। अन्यथा सभी प्रधानमंत्री द्विपक्षीय संबंधों के लिए वहां पे यात्रा गए हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वहां पे गए हैं। तो ईरान हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोगी रहा। ईरान के साथ व्यापार करने वाले पहले 5 देशों में भारत शामिल है। मतलब कोई रणनीतिक संबंध बहुत अच्छे हैं, कूटनीतिक संबंध अच्छे हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर अच्छा है, ट्रेड और कॉमर्स की स्थिति हमारी बहुत अच्छी रही है। हर मौके पर ईरान हमारे साथ खड़ा रहा है। लेकिन अब ये जरूरी स्थिति है कि इस संघर्ष में भारत क्या कर पाएगा, यह जरूर उसके लिए दुविधा का सवाल होगा। लेकिन निश्चित जिन मूल्यों के लिए भारत जाना जाता रहा है, जिस राजनीति के लिए भारत जाना जाता रहा है, उसमें उसको ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए।